प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग संघ सिलेंट्रेटा कहें, फाइलम सिलेंट्रेटा कहें या संघ नाइडेरिया, दोनों एक ही नाम है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले। नाइडेरिया कहें या सिलेंट्रेटा कहें, कोलेंट्रेटा कहें, तो इन्हीं के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है पोरीफेरा तक अध्ययन कर लिया था। पोरीफेरा के पूरे चीज़ों को हमने एक नज़र में देख लिया था। आज हम बस 10-20 मिनट का आपका टाइम लेंगे और सिर्फ कोलेंट्रेटा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हाइड्रा, ओविलिया और उसके बाद आरेलिया के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं ओविलिया की लाइफ साइकिल भी पढ़ना है, तो इन सबको पढ़ने के साथ साथ हमारा एक फाइलम या एक संघ कंप्लीट हो जाता है। आपकी क्लास बीच में लगभग मुझे लगता है लगभग 1 महीने तक रुक गई और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। किसी कारण पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जो बीत गई सो बात गई। तो आज जो मेन मुद्दे की बात है कि आपकी क्लास आज से स्टार्ट है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि डेली आपकी क्लास आएगी। चूँकि अब टाइपिंग मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये आप मान चलें मैं खुद कर रहा हूँ, तो कहीं पे गलती आपको दिख सकती है, उसे मैं सुधारता चलूँगा और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें को बताता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये संघ नाइडेरिया के कुछ कैरेक्टर हैं। इसको अभी कलर नहीं किया गया, मैं कलर करके आपको बता देता हूँ और जब नोट्स आपको भेजा जाएगा तो उसमें कलर करके भेजा जाएगा, ठीक है। संघ नाइडेरिया, आपने इतना देखा था कि सबसे पहले जो है पूरे एनिमल किंगडम को हमने आपके सामने रखा कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पूरा। फिर उसके बाद हमने आपसे बताया कि प्रोटोजोआ जो है वो ऑलरेडी प्रोटिस्टा में चला गया था, तो हमने प्रोटोजोआ को भी आपके साथ साझा किया, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में साझा किया और फिर हम आपके साथ पोरीफेरा को साझा किए। पोरीफेरा के वीडियो को साझा करने के बाद आज हम जिस वीडियो पे खड़े हैं वो है नाइडेरिया। आपको मैंने ये भी बताया था प्रोटिस्टा जो था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता था, जिसमें कुछ में जो है कोशिका भित्ति की जगह पे कोशिका भित्ति जैसी पाई जाती थी संरचना, जिसे पेल्किल कह देते हैं, जैसे कि यूग्लिना में। वहाँ पे कुछ में फ्लैजिला पाया जाता था, हम प्रोटोजोआ की भी बात कर रहे हैं। कुछ में सीलिया पाया जाता था और कुछ में क्या होता था, स्यूडोपोडिया पाया जाता था लोकोमोशन के लिए। कुछ मृतजीवी थे यानी मृत पोषी थे, या उसे कहें जो है सेप्रोफाइटिक थे, कुछ पैरासाइटिक थे और कुछ कैसे थे, होलोजोइक थे। ये सभी चीज़ें हमने किसके बारे में अध्ययन किया था, एक कोष की प्रोटोस्टा के बारे में, और जिसमें हमने प्रोटोजोआ को भी इंक्लूड कर दिया था। फिर हम लोग पोरीफेरा को पढ़े। पोरीफेरा में हमने कब देखा कि सभी कोशिकाएं एक समूह तो बना रही हैं, सभी कोशिकाएं क्या कर रही हैं, समूह बना रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल वर्क कर रही हैं। इंडिविजुअल वर्क का मतलब होता है स्वतः से अपना काम कर रही हैं। जैसे हमारी शरीर में हर काम करने के लिए अलग अलग आर्गन है। जैसे मान लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो सांस को ले रहा है तो शरीर के अन्य अंगों तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करवा रहा है, भले वो रक्त के माध्यम से करवा रहा है, 2 लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही कोशिका ये अपना श्वसन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन ये अपना कर रही, ये अपना कर रही, ये अपना कर रही। हमने आपको वहाँ पे एग्जांपल लिया था कि एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे जो हैं उस जो हैं एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक बड़ा सा हॉल है उसमें रह रहे हैं, जनरल वार्ड है, और सब अपने अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सब अपना अलग बना रहे हैं, खा रहे हैं, अलग से कोई किसी को कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बस एक रूम में रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि एक सारे जीव एक साथ रहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे अपना 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 स्वतः का वर्क करते हैं। ये घटना किसकी थी, पोरीफेरा की। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, जो है कोलेंट्रेटा की। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ नई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे ऊतक का बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पहली पॉइंट जो आपकी जो इसकी विशेष पॉइंट है कि इसकी सममित कैसी होती है, अरीय होती है। हमने सममित के बारे में बताया था कि सममित 2 तरह की थी, एक बाइलेटरल सिमेट्री होती थी जिसे द्विपार्श्व सममित कहते थे, और एक अरीय सममित होती थी। तो उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, आप जा करके वीडियोज़ को देख लीजिएगा, संकल्प बैच में वीडियो में रखा गया। उसके बाद यहाँ पे जो अस्तर होता है, शरीर का जो अस्तर है वो अस्तर कैसा हो गया, तो स्तर हो गया उनका जो है ऊतकीय स्तर का। अभी तक कोशिकाएं कैसी थी, प्रोटोजोआ में कैसी थी, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर की थी। उसके बाद हम लोग पोरीफेरा में आए तो कोशिका स्तर की थी, और यहाँ पे कैसा हो गया, ऊतक स्तर की। यानी जो समान स्ट्रक्चर, समान संरचना, समान उत्पत्ति और समान कार्य की कोशिकाएं थी, इस कोशिकाएं एक समूह बना ली, जिस समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, टिश्यू बन गया। और टिश्यू बनने के बाद यह जीव अपने पिछले जीव की श्रेणी में एक कदम आगे बढ़ गया और इसे हम लोग ओरिजिन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आगे बढ़ता हुआ आगे की तरफ अपडेट हो रहा है, टिश्यू स्तर आ गया, ये इसका मेन कैरेक्टर।
आगे आइए, इस संघ के को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। अब देखिए मेरी टाइपिंग करने से ये आपको एक प्रॉब्लम सब जगह फेस करनी पड़ेगी। एक्चुअली में टा में जो ये मात्रा लगती ट्रान की, देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये जो मात्रा लगती है ये मात्रा कोड से लगाया जाता है, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो हम जब यूज कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है, और जब लड़का टाइपिंग करता था तो कर देता था। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको बस एक शब्द ऐसा है जिस पे आपको समस्या देखने को मिलेगी। टा में जब ये मात्रा लगेगी तो ये समस्या आपको पूरे नोट्स में देखने को मिल जाएगी, चूँकि वो मेरे साथ प्रॉब्लम है, वो जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो उसमें समस्या आ जा रही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, चाहे प्रिंट आउट चाहे उसे पढ़ लीजिएगा इसको। इस संघ को सिलेंट्रेटा मैं सीख रहा हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैंने अगर एक नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर ली तो मैं बहुत तेज़ी के साथ कर सकता हूँ, और करके मैं आपको सारी चीज़ें प्रदान करा दूंगा। ये चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, इस संघ को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं क्योंकि इनकी देह भित्ति से घिरी सिलेंट्रॉन की कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलेंट्रॉन की कैविटी पाई जाती है। यही कारण होता है कि इन्हें हम लोग सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। कौन सी कैविटी पाई जाती है? सिलेंट्रॉन की कैविटी या गुहा पाई जाती है, जिसे हम लोग सिलेंट्रेटा कहते हैं, इसी गुहा के कारण, जिसमें भोजन, सिलेंट्रॉन की जो कैविटी, इसमें किसका काम होता है? भोजन का पाचन होता है, पचे हुए पदार्थों का वितरण होता है। सिलेंट्रॉन कैविटी की बात हो रही है, इसमें भोजन का पाचन होता है, पचे हुए पदार्थों का वितरण किया जाता है, और इन सभी कार्य को किया जाता है। ठीक है, कार्य होते हैं। इसीलिए गुहा को जठर वाहिनी या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या जठर वाहिनी कहा जाता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या जठर वाहिनी कहा जाता है। नाइडेरिया शब्द का अर्थ होता है दंश कोशिका धारक। ऐसा जीव जिसमें अंदर दंश कोशिका को रखने की क्षमता होती है, यानी दंश कोशिका धारक। इसे अभी आप पढ़ेंगे, निमेटोफोर कोशिकाएं पाई जाती हैं। और प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज दैट आर प्रेजेंट इन द निमेटोफोर। मैं आपको एक सेकंड वक्त दीजिएगा, मैं आपको एग्जाम पॉइंट दिखाता हूँ। मैं यहीं पे एग्जाम पॉइंट को रखा हूँ और उस कई प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने एग्जाम पॉइंट को यहाँ पे शामिल किया है। मैं आपको देखिए हाइड्रा है, और हाइड्रा के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, हिंदी में आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, घबराइए मत। अब यहाँ पे आइए तो ये देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। मैं इसको हिंदी में बता दूंगा, आप समझ जाएंगे, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हिप्नोटॉक्सिन इज द पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय निमेटोसिस्ट। किससे प्रोड्यूस होता है? निमेटोसिस्ट से। और ये किस में पाया जाता है? कोलिंट्रेटा में। निमेटोसिस्ट से प्रोड्यूस होता है, कोलिंट्रेटा में पाया जाता है। यानी हिप्नोटॉक्सिक, किसी को अपने बस में कर लेने की जो क्षमता होती है, पॉइजनस पदार्थ निकलता है, और निमेटोसिस्ट से निकलता है। और निमेटोसिस्ट किससे होते हैं? दंश कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये देखिए पॉइजनस सब्सटेंस जो पाए जाते हैं कैसे होते हैं? निमेटोसिस्ट होते हैं। मतलब घुमा फिरा करके ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप बस इतना याद रखिए कि जो हमारा सिलेंट्रेटा होता है, इसके पास दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं या निमेटोफोर पाया जाता है। ठीक है, निमेटोसिस्ट पाया जाता है। सब जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, मतलब एक जगह पे स्थिर रहने वाले होते हैं, या मुक्त प्लावी स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं, एकाकी हो सकते हैं अथवा संघचारी हो सकते हैं, मतलब अकेला जीवन जी सकते हैं, या तो समूह में रह करके भी जीवन जीने की क्षमता पाई जाती है। स्पंजों, यानी जो पीछे आप पोरीफेरा पढ़ चुके हैं, स्पंजों से कुछ अधिक विकसित जंतु होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में श्रम विभाजन, स्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी ऊतक का निर्माण हो जाता है कि ये कोशिका इसका काम करेगा, यह इसका काम करेगा, यह इसका काम करेगा, और इसे कहते हैं स्थायी श्रम विभाजन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। पहला ऐसा जीव है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे स्थायी श्रम विभाजन यानी जो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर की कैपेबिलिटी पाई जाती है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला पॉइंट जो है, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे गए हैं और एपिथेलियम ऊतक से पूछा गया। देखिए कैसे हैं। समान कोशिकाएं एपिथेलियम ऊतक तथा इसके नीचे तंत्रिका कोशिकाएं एक ऊतक के रूप में तंत्रिका जाल बनाती हैं। स्पष्ट और स्थायी अंग नहीं बनते। कह रहा है कि दो ऊतक के बारे में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक जो है एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं, दूसरा आपका तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। यहाँ पे आपको स्थायी अंग या अंगतंत्र का निर्माण नहीं होता है।
देह भित्ति में केवल दो प्रमुख कोशिकाएं स्तर बाहरी एपिडर्मिस तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस पाई जाती हैं। इनके बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। कह रहा है कि जो बाहरी भित्ति होती है उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होती है। जो अंदर की भित्ति होती है उसमें गैस्ट्रोडर्मिस होती है। और इनके बीच में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, मीजोग्लिया पाया जाता है, जो कि एक जेली जैसा पदार्थ होता है। और यही कारण होता है कि कोशिकी कैसे होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। एक पॉइंट है और आपको याद रखना है कि जीव कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस में या दोनों में विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं या नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं, होती हैं, जो जंतु कोशिकाओं में अन्यत्र नहीं पाई जाती। मतलब ये नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट जो कोशिका हैं, ये सिर्फ या दंश कोशिका जो कोशिका है यह सिर्फ और सिर्फ कोलेंट्रेटा में पाई जाती है, निमेटोडा में कोलेंट्रेटा में पाई जाती है, नाइडेरिया में पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। यानी सीधे सीधे कहेंगे संघ कोलेंट्रेटा का जो लक्षण है उसमें दंश कोशिका का पाया जाना, और दंश कोशिका इसके अलावा किसी और में नहीं पाई जाती है। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि दंश कोशिका प्रेजेंट इन निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट इन या नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ कोलेंट्रेटा होगा, आपका सही आंसर होगा। इस बात का आप भरोसा रखें और इसे आप अगर प्रैक्टिस पेपर उठा करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इन कोशिकाओं के द्वारा आत्मरक्षा, जो नाइडोब्लास्ट होते हैं इनका काम क्या होता है, आत्मरक्षा करने का काम करती हैं। किसी वस्तु से चिपकने, उसका शिकार करने में सहायक होती हैं, यानी उसको आत्मरक्षा में सहायता कर रही हैं, अपनी खुद की रक्षा करने में, चिपकाने में, शिकार करने में, सभी में कार्य करती हैं। अग्रभाग अधोरंध्र अर्थात हाइपोस्टोम के रूप में फूला या बढ़ा हुआ और इसके शिखर पर मुख अथवा चपटा या तस्त्री नुमा का बीच का मुख पाया जाता है। मुख आदर्श रूप से धागे नुमा होता है। मुख कैसा होता है, आदर्श रूप से धागे नुमा संवेदी स्पर्शक द्वारा घिरा होता है, यानी टेंटिकल पाए जाते हैं। संवेदी स्पर्शक नामक उससे घिरा होता है। कौन, मुख जो होता है संवेदी स्पर्शक यानी टेंटिकल से घिरा होता है। पाचन अंतः कोश की एवं बाह्य कोश की दोनों प्रकार का होता है। डाइजेशन द इंटरसेलुलर एंड कैसा होता है, इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का पाया जाता है। शरीर की आकृति आदर्श रूप से दो प्रकार की अर्थात द्विरूपी होती है, बेलनाकार या स्थावर पालिप जैसी हाइड्रा में, और तस्तरी प्याली या छतरी नुमा या मुक्त प्लावी मेड्यूसा में होती हैं, जैसे कि आरेलिया या जेलीफिश। तथा कुछ नाइडेरिया के जीवन वृत्त में दोनों पालिप और मेड्यूसा रूप पाए जाते हैं। कह रहा कुछ नाइडेरिया ऐसे हैं जिनके जीवन वृत्त में या जीवन में दोनों पाए जाते हैं, पालिप भी पाया जाता, मेड्यूसा भी पाया जाता। उन्हें कहते हैं पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। फिर सुनिए, कह रहा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीवन में क्या पाया जाता है, शरीर के आदर्श रूप से दो प्रकार की द्विरूपी कोशिकाएं होती हैं। बेलनाकार और स्थावर जो होते हैं वो पालिप होता है, जैसे कि हाइड्रा में पाया जाता है। तस्तरी नुमा या छतरी नुमा या मुक्त प्लावी मेड्यूसा होता है जो आरेलिया और जेलीफिश में पाया जाता है। कह रहा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं, यानी पालिप और मेड्यूसा दोनों पाए जाते हैं। इन्हें पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहा जाता है, जैसे कि ओबिलिया में होता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेटाजेनेसिस आर प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे ओबिलिया में। मेटाजेनेसिस किस में पाई जाती है, ओबिलिया में पाई जाती है, जो कि आपका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पालिप अलैंगिक जनन द्वारा, पालिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन किसका करता है, मेड्यूसा का। पालिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और किसका प्रोडक्शन करता है, तो आप कहेंगे मेड्यूसा का प्रोडक्शन करता है। जबकि जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी लैंगिक जनन करता है, और पालिप को उत्पन्न करता है। यानी प्रोडक्शन किसका करता है, प्रोड्यूस किसको करता है, पालिप को। कहने का अर्थ है कि दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, एक एसेक्सुअल के द्वारा सेक्सुअल को पैदा कर रहा है और एक सेक्सुअल के द्वारा एसेक्सुअल को पैदा कर रहा है। फिर से देखते हैं, पालिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा उत्पन्न करता है, जबकि मेड्यूसा लैंगिक जनन करता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और किसको उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है पालिप को। एक विशेष कैरेक्टर पाया जाता है और ये सिर्फ ओबिलिया में पाया जाता है। आपको याद रखना होगा, चूंकि ओबिलिया आपके पॉइंट में एक्स्ट्रा पढ़नी है और ओबिलिया से प्रश्न पूछे जाते हैं।
यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स आप प्राप्त करेंगे। अगर आप इस समय नोट्स प्राप्त करते हैं तो आने वाली एलटी की वैकेंसी के लिए भी यह नोट्स आपका कारगर होगा। उन्हें फिर एलटी के सिलेबस के हिसाब से सेट करके आपको दे दिया जाएगा। एलटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ आपको सेट करके दे दिया जाएगा। यानी इस समय जो आप पेमेंट करते हैं वो 6 महीने तक वैलिड है और उसका लाभ आपको आने वाले दोनों एग्जामों में मिलेगा और पूरा सिलेबस एलटी का और टीएचटी का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस बात पे आप भरोसा रख करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे कुछ लोगों के कमेंट हो सकता है अच्छे बुरे आए, उस पर आप इग्नोर करें और चीज़ों पर ध्यान दें कि आप जो हैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ठीक है। निम्नतम कोट का जालवत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिसमें मस्तिष्क या कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता। फिर से देखते हैं, ऊपर से देखिए, कह रहा है निम्नतम कोट का जालवत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरल सिस्टम है, नर्व सेल हैं, वो पाई जाती हैं लेकिन बेसिक लेवल की पाई जाती हैं। और इसमें जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें स्पाइनल कार्ड और ब्रेन आते हैं, यानी मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन, इनका निर्माण नहीं होता है। अध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन तो पाए जाते हैं लेकिन वो पोलर नहीं होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। न्यूरॉन पाए जाते हैं। कुछ में दृष्टि बिंदु पाए जाते हैं तथा जिसे आप क्या कहते हैं, दृष्टि बिंदु तथा स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन रचनाएं पाई जाती हैं। कुछ में दृष्टि बिंदु पाए जाते हैं और कुछ में क्या पाए जाते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए स्टेटोसिस्ट नामक आर्गन पाया जाता है। इनमें कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकाल पाया जाता है जिसे प्रवाल या कोरल कहते हैं। श्वसन तथा उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं शरीर की सतह गैसों का विनिमय संपन्न करती हैं। इनका उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से अमोनिया होता है। इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, मुख्य रूप से अमोनिया होता है। जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। आगे आ जाते हैं, भ्रूणी परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है अर्थात लार्वा पाया जाता है। लार्वा अवस्था जीवन में पाई जाती है, जैसे कि ओविलिया का लार्वा जो होता है प्लेनुला होता है और आरेलिया का जो लार्वा होता है इफायरा होता है। तो ये दो लार्वा प्रवस्था आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओविलिया का लार्वा क्या कहलाता है, प्लेनुला कहलाता है और आरेलिया का जो लार्वा होता है इफायरा कहलाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके क्लासिफिकेशन पे एक नज़र डालते हैं वर्गीकरण पे, तो वर्गीकरण पे जाएंगे तो फाइलम कोलेंट्रेटा का जो वर्गीकरण है इसे 3 भागों में बांट दिया गया है या सब फाइलम कह सकते हैं। 3 क्लास है। 3 क्लास कौन कौन से हैं, हाइड्रोजोआ है, साइफोजोआ है और एंथोजोआ है। हाइड्रोजोआ की अगर बात करें तो हाइड्रोजोआ के अंतर्गत हाइड्रा आता है जिसे सीफर कहते हैं, फाइसेलिया आता है, इसे पार्टेज मैंस ऑफ वार कहते हैं, वेलीला आता है और उसके बाद पारपीटा आता है और हेलिस्टीमा आते हैं। जबकि साइफोजोआ के अंतर्गत आरेलिया आता है, राइजोस्टोमा आता है, ल्यूसर्नेरिया आता है और कोल्पा आता है और पेरीफाइला आता है। जबकि यहाँ पर आ जाते हैं एंथ्रोजोआ के अंतर्गत गार्गोनिया आता है, एडेम्सिया आता है, मेड्रीना आता है, मेट्रीडियम आते हैं और मेड्रीपोरा आते हैं। बात करते हैं वर्ग हाइड्रोजोआ की। तो हाइड्रोजोआ के वर्ग को हम लोग एक नज़र में अगर देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको यहीं रोक देंगे। फिर आगे की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्गीकरण के आगे हमको पढ़ना है। तो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।